फ्रेंड्स, रोज की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। डियर फ्रेंड्स, प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने अपना कण का सिद्धांत दिया था और ये बताया था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। बहुत दिनों तक इस सिद्धांत को माना गया, परंतु तत्पश्चात हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और यह बताया कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में न चलकर तरंगों के रूप में चलता है। डियर फ्रेंड्स, जब हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, तब दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक साथ ये प्रश्न उठाया कि प्रकाश या तरंगों के रूप में चलता है तो फिर सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य की प्रकाश तरंगें आएंगी तो बीच का माध्यम तो मोस्टली निर्वात है, वैक्यूम है, वायु रहित स्थान है, तो फिर निर्वात में ये प्रकाश तरंगें कैसे चल पाएंगी, जब क्योंकि तरंगों के संचरण के लिए, तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हाइगेंस ने यह माना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर भरा हुआ है और ईथर लगभग भारहीन है, अतः इसमें तरंगें बहुत वेग से चल पाती हैं, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चल पाएंगी। साथ ही साथ ये कहा कि जो ईथर है इसकी डेंसिटी अर्थात जो घनत्व है वो बहुत कम है और इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। इसकी वजह से इसमें आराम से प्रकाश तरंगें चल सकती हैं। डेंसिटी चूँकि कम है, भारहीन है, तो ये तरंगें किसी भी पदार्थ में प्रवेश कर सकती हैं। साथ ही साथ हाइगेंस ने ये बताया कि जो प्रकाश तरंगें हैं जब किसी वस्तु से टकराती हैं और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर जब ये तरंगें हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तब वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, लेकिन अपना जो टॉपिक है वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अगर ये बोर्ड परीक्षा में आता है तो यहाँ से इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। यह तरंग सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पूछा जाए तो इससे पिछला जो हमने बताया वो भी लिखेंगे। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इस तरीके से लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हाइगेंस ने तरंग संचरण के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, हाइगेंस ने तरंग संचरण के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उस सिद्धांत को ही बोलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यानी कि तरंग के चलने के लिए जो सिद्धांत दिया था उसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत की विशेष बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही विशेष बातें हैं। सिर्फ तीन पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट आपको अभी के अभी समझ में आएंगे। जो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की जो पहली बात है वो ये है कि जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है, अगर ये बल्ब जल रहा होता तो यहाँ जो माध्यम है वो वायु है, तो ये जब तरंगें निकलेंगी तो वायु के कण कंपन करने लगेंगे। इसको हम चित्र बना के बताते हैं। जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत है, इस तरीके से, और यहां चारों ओर माध्यम है वायु। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो उसके माध्यम के कण, जिस माध्यम में प्रकाश स्रोत स्थित है, जिस माध्यम में बल्ब रखा है, जिस माध्यम में एलईडी रखा है, जिस माध्यम में कोई भी प्रकाश स्रोत रखा है, जब प्रकाश स्रोत प्रकाशमान होगा तो उससे प्रकाश तरंगें निकलेंगी और प्रकाश तरंगें निकलेंगी तो माध्यम के जो कण हैं वो कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे, वाइब्रेट होंगे। तो माध्यम के कण जब कंपन करने लगेंगे तो उसमें माध्यम में कोई एक ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो। उस पृष्ठ को बोलते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट। ये पहली बात है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की। नंबर 1, फिर समझिए पहली बात क्या है।
जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो उस पृष्ठ को बोलते हैं तरंगाग्र अर्थात वेव फ्रंट। फिर एक बार समझ लीजिए, पहली जो तरंग सिद्धांत की जो पहली बात है वो क्या है कि किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत स्थित है। जब किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत स्थित होता है तो इससे प्रकाश तरंगें निकलेंगी। तो जब माध्यम में प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं उसी समय यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो। जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ पर दो कण हैं, दो ही कण हैं, तो ये जब इधर जाए तो ये भी इधर जाए, ये जब इधर आए तो ये भी इधर आए, यानी कि समान कला में कंपन करें, तो ये पृष्ठ कहलाएगा तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं कि जब किसी माध्यम में स्थित कोई प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो उसको बोलते हैं तरंगाग्र, और इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। दूसरी बात, ये जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण जो समान कला में कंपन कर रहे थे, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात वो एक नए सोर्स की भांति व्यवहार करने लगता है। कौन? जैसे ये तरंगाग्र है, और तरंगाग्र किसे कहते हैं? जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो। तो इस तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है, और इस तरंगाग्र पर स्थित जो कण है उनसे नई तरंगें निकलने लगती हैं। उन तरंगों को बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं अर्थात सेकेंडरी वेवलेट्स। इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल भी उतनी ही होती है जितनी प्राथमिक तरंगों की होती है। फिर समझ लीजिए, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगिकाएं क्या हैं। ये था प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत से ये तरंगें निकल रही हैं। जो तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलती हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक तरंगें। जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत स्थित हो तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं तो माध्यम में कोई अगर ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो तो उसको बोलते हैं तरंगाग्र अर्थात वेव फ्रंट। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है, नए सोर्स की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे नई तरंगें निकलने लगती हैं, और जो तरंगें निकलती हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं अर्थात सेकेंडरी वेवलेट्स। और द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल भी उतनी ही होती है जितनी कि प्राथमिक तरंगों की होती है। ये हो गई दो बातें, यानी कि सिद्धांत की जो तीन बातें हैं उनमें से दो बातें हो गई। पहली बात कौन सी हमने बताई? पहली बात ये थी कि जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत स्थित होता है तो माध्यम में प्रकाश तरंगें चलती हैं, संचरित होती हैं, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करे तो उसको तरंगाग्र कहते हैं। बस पहली बात खत्म। दूसरी बात यह है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है और इससे नई तरंगें निकलने लगती हैं, और जो तरंगें निकलती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स अर्थात द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं की जो चाल होती है वो प्राथमिक तरंगों की चाल के बराबर होती है। ये पहली बात हो गई। ये दूसरी। अब देखिए तीसरी और आखिरी बात।
यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, फिर समझिए, शब्दों पे जाइए। यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ हम कोई पृष्ठ खींचें, जो हम पृष्ठ खींचते हैं उसको बोलते हैं अन्वालोप। यहां लिख दे रहे हैं अन्वालोप। यदि हम द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, कोई अन्वालोप खींचें, तो वह अन्वालोप, वह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। फिर एक बार समझिए, यदि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ कोई हम सरफेस खींच लें, कोई पृष्ठ खींच लें, उसको बोलते हैं अन्वालोप। तो यह अन्वालोप अर्थात यह जो स्पर्श करता हुआ हम पृष्ठ खींचेंगे, वह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। अब देखिए इसका वर्णन इस चित्र के माध्यम से। मान लिया कि कोई प्रकाश स्रोत है S, इससे सभी संभव दिशाओं में प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। तो माध्यम के कण, जिस माध्यम में ये प्रकाश स्रोत S रखा हुआ है, ये माध्यम के कण कंपन करने लगेंगे। और इन माध्यम के कणों में कोई अगर ऐसा पृष्ठ हो, इस माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तो वो तरंगाग्र कहलाएगा। तो इसका भी एक तरंगाग्र है और वो है ए बी। ये जो ब्लू कलर का बना है, ये है गोलीय तरंगाग्र, क्योंकि ये बिंदुवत है प्रकाश स्रोत। जो प्रकाश स्रोत गोल होते हैं, बिंदुवत होते हैं, तो उनके आसपास जो तरंगाग्र होता है मोस्टली गोलीय होता है। तो गोलीय तरंगाग्र है ये ए बी। गोलीय तरंगाग्र कौन सा है? ए बी। देखिए, और इस तरंगाग्र पर जो प्राथमिक तरंगें जो पहुंचती हैं, वो पहुंचती हैं चाल V से। तरंगाग्र किसे कहते हैं? जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण समान कला में कंपन करे। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है। तो देखिएगा जनाब, इस पर तरंगाग्र जो ए बी है, इस पर भी हमने ये 5 कण ले लिए, 1 2 3 4 5। ये 5 कण नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं और इनसे नई तरंगें निकलने लगती हैं। और जो इनसे नई तरंगें निकलती हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, अर्थात सेकेंडरी वेवलेट्स। जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं उनकी भी चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के बराबर ही होती है, अर्थात प्राथमिक तरंग की चाल है v, तो इससे जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी उनकी भी चाल कितनी है? v। अब हमको स्मॉल t समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, जो तरंगाग्र है ए बी, इसकी स्थिति ज्ञात करनी है t समय के पश्चात। अब देखिएगा, जो एक सूत्र होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इससे अगर हम दूरी बराबर निकालें तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय। और चाल क्या है? v, और समय क्या है? t। यानी कि दूरी जो हो गई वो हो गई vt। दूरी vt हो गई, t समय में चली गई दूरी, क्योंकि इनकी चाल कितनी है? v। अब ये देखिए कि जो तरंग, ये कण, 2 कण, 3 4 5, ये 5 कण हैं और ये 5 कण नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। इनसे जो तरंगें निकलेंगी वो कहलाएंगी द्वितीयक तरंगिकाएं। और ये किस पर स्थित हैं? 5 कण तरंगाग्र ए बी पर। तरंगाग्र जो क्या है? वो ए बी पर स्थित हैं ये 5 कण, जो कि नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार कर रहे हैं और इनसे जो तरंगें निकल रही हैं वो हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं की जो स्थिति है, इस तरंगाग्र की जो स्थिति है, वो हम ज्ञात करेंगे स्मॉल t समय के पश्चात। और t समय के पश्चात स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने चाल बराबर दूरी बटे समय से दूरी बराबर कर लिया चाल इंटू समय, यानी कि bt।
तो t समय में चली गई दूरी इनकी कितनी हो गई bt, ये मान ली कि इतनी दूरी है इनकी vt। तो वो त्रिज्या लेकर ये हमने गोला खींच लिया एक ऐसा। तरंगाग्र AB पर स्थित जो दूसरा कण है इसकी भी t समय पश्चात अगर हमें स्थिति ज्ञात करनी है तो t समय में चली गई जो दूरी होगी वो होगी vt। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल है v, समय है t। तो vt त्रिज्या का गोला इसमें भी खींच लिया, तीसरा गोला भी खींच लिया, चौथा भी खींच लिया, पांचवा भी गोला खींच लिया। इन कणों को केंद्र मानकर, कण जो थे 1 2 3 4 5 इनको केंद्र मानकर गोले खींच लिए। अब जो गोले खींच लिए उनको स्पर्श करता हुआ, ये देखिए ये स्पर्श करता हुआ हमने पृष्ठ खींच लिया। ये जो ये स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा डियर फ्रेंड्स, यही कहलाता है अन्वालोप। अन्वालोप अर्थात तरंगाग्र AB की नई स्थिति है ये A', B'। यही तो तीसरा यही तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की तीसरी बात थी कि यदि हम द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, कोई अन्वालोप खींचें, तो वह अन्वालोप अर्थात वह पृष्ठ जो है तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। तो जो हमने ये तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ ये पृष्ठ खींच लिया, ये वो तरंगाग्र AB की नई स्थिति को प्रकट करता है। कौन? अन्वालोप A' और ये B'। हालांकि इसके पीछे भी एक अन्वालोप है, एक पृष्ठ है, वो है A', B'। लेकिन हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो पीछे वाले अन्वालोप को मान्य नहीं करता है, आगे वाले अन्वालोप को मान्य करता है, मान्यता प्रदान करता है। इसी तरीके से जो ये बी चित्र है इसमें भी समतल तरंगाग्र के आगे बढ़ने की व्याख्या की गई है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है इसकी सफलता और असफलता का जिक्र करते हैं। हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की दो बड़ी सफलताएं हैं। पहली सफलता तो ये है कि हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है इसके द्वारा परावर्तन और अपवर्तन के जो नियम हैं उनकी सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। दूसरी इसकी सफलता क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार व्यतिकरण और विवर्तन की भी सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विफलता, यानी कि कहां पर यह लागू नहीं हो सका। तो हम आपको बताएं कि जो इसकी पहली विफलता थी वो ये थी कि हाइगेंस का यह सिद्धांत ध्रुवण की अर्थात पोलराइजेशन की व्याख्या करने में कंप्लीटली असफल रहा, क्योंकि हाइगेंस ने यह माना था कि प्रकाश तरंगें जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं, जबकि ध्रुवण के अर्थात पोलराइजेशन की व्याख्या करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगें मानकर ही हम ध्रुवण की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। दूसरी इसकी असफलता थी कि हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपना था आज हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।